नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। इस संसार में हम जो कुछ भी सुनते हैं वह ध्वनि है, चाहे वह हमारे मन की ध्वनि हो, चाहे कोई बाहरी आवाज़ हो। इस कविता में जो ध्वनि है वह कवि को अपने स्वयं के अंदर से सुनाई देती है और इसी ध्वनि से प्रेरित होकर कवि ने ये कविता लिखी है। इस कविता के कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए हम इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जन्म से संबंधित विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 21 फरवरी 1896 बताते हैं, परंतु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कहानी संग्रह लिली में उनकी जन्म तिथि 21 फरवरी 1899 प्रकाशित है। वसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर में पश्चिमी बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम साहेब त्रिपाठी था। निराला जी ने संस्कृत, बंगला, संगीत, दर्शन शास्त्र और हिंदी का गंभीर अध्ययन किया। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को इलाहाबाद में हुई। इनके द्वारा रचित अनेक काव्य संग्रह हैं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, आराधना, अर्चना, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा निराला जी ने कुछ कहानी, निबंध तथा उपन्यास भी लिखे हैं। बच्चों, जो निराला जी हैं उनका जीवन अत्यंत दुखद रहा है। जब ये 3 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था और जब 20 वर्ष के थे तो इनके पिताजी भी चल बसे थे और फिर पहले महायुद्ध के उपरांत जो महामारी फैली थी उसमें इनकी पत्नी, चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। बाद में उनकी पुत्री जो कि विधवा थी उसकी भी मृत्यु हो गई थी, जिससे निराला जी को बहुत गहरा सदमा भी लगा था। निराला जी के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जिस कविता की हम बात कर रहे हैं उस कविता का संक्षिप्त में परिचय इस प्रकार है। निराला जी छायावादी युग के कवि है। इस युग के कवियों की सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि उनकी कविताओं में प्रकृति का अत्यधिक चित्रण होता है। जैसा कि निराला जी ने इस कविता में वसंत ऋतु का चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कवि के उपवन में अभी अभी वसंत आया है। वे अपने स्वप्निल कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेरते हुए प्रभात के आने का संदेश देना चाहते हैं। वे उन कलियों को जगाना चाहते हैं और प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहते हैं। अर्थात कवि इस कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी को भी, जो हमारे समाज की युवा पीढ़ी है, उसको भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कवि हमें इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, कितनी ही हमारे सामने विकट परिस्थितियां हों, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आशावादी, विश्वासपूर्ण एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। कवि का लक्ष्य युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना है। कवि ने अपने जीवन में अत्यंत दुख झेले, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को अपने आशावादी, विश्वासपूर्ण एवं सकारात्मक दृष्टि के माध्यम से हासिल भी कर सके। तो आइए बच्चों, अब हम कविता पढ़ते हैं जो इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात,
मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों की बात करते हैं। इसमें जो अंत शब्द है उसका अर्थ होता है समाप्ति। वन शब्द यहाँ पर कवि की जीवन के लिए इस्तेमाल किया है। मृदुल शब्द का अर्थ होता है कोमल, और जो वसंत शब्द आया है, वसंत एक ऋतु है जो कि अत्यंत विचित्र एवं निराली है। इसे ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है। इस ऋतु में पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं और वातावरण सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वसंत शब्द जो है उसका अर्थ ऋतु से है। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, पात शब्द का अर्थ होता है पत्ते, और डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात शब्द का अर्थ होता है शरीर। मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। कर, स्वप्न मृदुल कर, इसमें जो कर शब्द है उसका अर्थ है हाथ। निद्रित, नींद में डूबी हुई, और प्रत्युष अर्थात प्रातःकाल। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि को अपने जीवन के प्रति क्या है, आशा है। उनका जो दृष्टिकोण है वो आशावादी है। अर्थात कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो उनका जीवन रूपी उपवन है उसमें कोमल वसंत का आगमन हुआ है और कवि अभी युवा है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो कवि है वो क्या है, आशावादी है। उनको पूर्ण विश्वास है कि अभी उनका अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो क्या कारण बताते हैं इसका, कि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ कवि कह रहे हैं कि उनके जो जीवन रूपी, मैंने वन का अर्थ आपको बताया था कि यहाँ पर जो वन शब्द है वो कवि के जीवन से के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो कवि कह रहे हैं कि अभी उनका जो जीवन रूपी उपवन है उसमें अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। अर्थात कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति का जीवन शुरू होता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी अभी शुरुआत हुई है। और इस वसंत के आगमन से उनका जो उपवन है वो हरा भरा हो उठेगा, जिससे कवि का जीवन खुशियों से भर उठेगा। और कवि अंत में कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। आगे कवि कहते हैं, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। बच्चों, यहाँ पर कवि ने अपने शरीर की तुलना किससे की है, प्रकृति के अवयवों से। वसंत ऋतु में प्रकृति का जो मनोहर दृश्य होता है उससे अपने शरीर की तुलना की है। कवि कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। कवि कह रहे हैं कि वसंत के आगमन से पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई डालियाँ और कलियाँ आ जाने से उनकी कोमलता बढ़ गई हैं। अर्थात पत्तों, कलियों, टहनियों के अभाव में ये पेड़ कितने कठोर से लगते थे, लेकिन अब ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी वसंत ऋतु के आगमन से नया सवेरा हुआ है। आगे कवि कहते हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने इस कोमल शरीर का या अपने जीवन का विकास मैं अपने सपनों से भरे हुए इन कोमल हाथों, स्वप्न मृदुल कर अर्थात अपने सपनों से भरे हुए इन कोमल हाथों से अपने इस कोमल शरीर पर फेरकर अपनी निद्रित कलियों को जगाकर एक नए सवेरे का संचार करूँगा। अर्थात अपने सपनों को माध्यम बनाकर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूँगा। बच्चों, इन पंक्तियों में आपने देखा कि अभी अभी और हरे हरे
शब्द आए हैं, अर्थात एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है और उनका हर बार अर्थ क्या है, एक ही है, अर्थात उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि ने तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो बच्चों, आप क्या बता सकते हो कि कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा। कवि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वे अपने जीवन के प्रति क्या है, आशावादी है, और वो कह रहे हैं कि उनके जो जीवन रूपी उपवन है उसमें कोमल वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात अभी वो युवा है और अपने जीवन के प्रति आशावादी होने के कारण वो कह रहे हैं कि अभी जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता हूँ तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। वसंत ऋतु का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वसंत ऋतु के प्रभाव से पेड़ों में हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, नई टहनियाँ निकल आती है और उन टहनियों में कलियाँ और फूल आ जाते हैं। अंत में कवि यहाँ पर कलियों को प्रभात आने का संदेश किस तरह से देना चाहते हैं। कवि अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को नींद से अलसाई कलियों पर फेरना चाहते हैं। इस प्रकार उन्हें जगाते हुए वे उन्हें नए प्रभात या नए सवेरे होने का संदेश देना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं वे इस प्रकार है। तंद्रालस का अर्थ होता है नींद के फलस्वरूप होने वाला आलस्य। लालसा का अर्थ होता है इच्छा, नव नया या नवीन। सहर्ष खुशी खुशी, द्वार दरवाज़ा, जहाँ, जहाँ का अर्थ यहाँ पर संसार से है, ठीक है। अनंत असीम और अंत समाप्ति या समापन। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि नींद से बोझिल या तंद्रा में डूबी हुई कलियों को जगाने और अपने जीवन अमृत से सींचकर हरा भरा करने का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, अर्थात वो युवा पीढ़ी जो आलस्य से भरी हुई है उसको जगाना चाहते हैं, उसको प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यहाँ पर जो पुष्प पुष्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए किया गया है। यहाँ पर पुष्प पुष्प की तुलना युवा पीढ़ी की ओर संकेत कर रही है। इन पंक्तियों में कवि अपने कल्पनाशील कार्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलियां नींद से बोझिल और तंद्रा से उत्पन्न आलस्य में डूबी रहना चाहती है। वह उनके आलस्य में डूबने की लालसा को छीन लेना चाहता है। लालसा का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, इच्छा। अर्थात कवि यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है उसके जो आलस्य है, आलस्य में डूबने की जो इच्छा है उसको क्या कर लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पुष्प पुष्प शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है, युवा पीढ़ी की ओर। तो कवि कह रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है जो अपने जीवन के प्रति निराश है उन्हें भी कवि अपनी कविताओं के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कवि आगे कह रहे हैं कि अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कह रहे हैं कि जिन कविताओं ने मेरे जीवन को नया रूप दिया है या मेरे जीवन को जो अमृत दिया है उस अमृत से खुशी खुशी युवा पीढ़ी के जीवन को भी मैं सींच दूंगा। अर्थात कवि अपनी कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी में भी अपनी तरह क्या करना चाहते हैं, नई चेतना का संचार कर देना चाहते हैं। और जब युवा पीढ़ी का विकास होगा, जब उसका संचार होगा तो कवि आगे क्या करेंगे, आगे वो कह रहे हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि आगे कहते हैं
कि जब युवा पीढ़ी का विकास होगा तो मैं उन्हें उनके लक्ष्य का द्वार दिखा दूंगा, अर्थात जो उनका लक्ष्य है वो उन्हें दिखाऊंगा। कवि कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी को मैं वह दरवाज़ा दिखाना चाहता हूँ जहाँ उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है। बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि यहाँ जो जहाँ शब्द है उसका अर्थ है संसार। तो और अनंत शब्द का अर्थ क्या बताया था मैंने? अनंत शब्द का अर्थ होता है असीम या असीमित। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं उस युवा पीढ़ी को वह दरवाज़ा दिखाना चाहता हूँ जहाँ उसकी जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है। इससे क्या होगा? इससे उसकी जीवन का उपवन भी क्या हो जाएगा? फूलों की तरह महक उठेगा या फूलों की महक से भर उठेगा। अर्थात कवि कह रहे हैं कि कवि युवा पीढ़ी से उनकी निद्रा एवं आलस्य को खींचकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन्हें नई राह दिखाएंगे जहां वे अपने लक्ष्य, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इससे कवि का जीवन भी क्या हो जाएगा? प्रफुल्लित हो उठेगा, क्योंकि ऐसा करके वे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। अर्थात कवि का मानना ये है, मैंने पहले ही बताया था कि वो अपने जीवन के प्रति आशावादी है, इसलिए कवि अंत में भी यही कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। बच्चों, जो पहला काव्यांश हम पढ़ चुके उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अभी अभी और हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऐसे ही यहाँ पर जो पुष्प पुष्प शब्द आया है उसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और सहर्ष सींच दूंगा एवं द्वार दिखा दूंगा, यहाँ पर बच्चों देखो सहर्ष सींच दूंगा। सहर्ष स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें सहर्ष सींच दूंगा और द्वार दिखा दूंगा में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ कवि ने पुष्प, अमृत, सहर्ष, द्वार जैसे तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। और इन पंक्तियों में कवि ने अपने कल्पनाशील कार्य का वर्णन किया है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि कलियों को हरा भरा करने के लिए कवि क्या करना चाहता है और क्यों? बच्चों, क्या आपने यहाँ पर गौर किया कि मैंने यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि कलियों को हरा भरा करने के लिए कवि क्या करना चाहता है, जबकि इन पंक्तियों में कवि ने कलियों की बात नहीं कही, यहाँ पुष्प की बात की है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कलियाँ शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि जो कलियाँ हैं वो पूर्ण रूप से फूल नहीं बनी है। हम वो कलियाँ जो होती है वो थोड़ी सी खुल जाती है, उसको भी हम क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो कवि जिनकी ओर संकेत कर रहे हैं, जिस युवा पीढ़ी की ओर, वो क्या है? पूर्ण रूप से फूल नहीं बनी है, अभी खुली हुई कलियाँ, अर्थात वो कलियाँ अभी उनकी शुरुआत है, फूल बनने की शुरुआत है। तो कवि कह रहे हैं कि कलियों को हरा भरा करने के लिए उन्हें वे खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से सींचना चाहते हैं, और वे ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि कलियां खिलकर फूल बन जाए तथा अपनी सुंदरता और महक बिखेर सके। इसी काव्यांश से एक और प्रश्न है कि कवि कलियों को कहाँ का दरवाज़ा दिखाना चाहते हैं और क्यों? कवि कलियों को वह दरवाज़ा दिखाना चाहते हैं जहाँ उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है, और ऐसा करने से उसका जो जीवन रूपी उपवन है वह खुशियों से महक उठेगा, अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफलता
प्राप्त कर लेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कलियों शब्द का इस्तेमाल या पुष्प शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? युवा पीढ़ी के लिए। तो कवि यहाँ युवा पीढ़ी को वह दरवाज़ा दिखाना चाहते हैं जहाँ उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है और वहाँ पर वह अपने लक्ष्य को कौन जो युवा पीढ़ी है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा यह पाठ अर्थात यह कविता ध्वनि यहीं पर समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस कविता में आपको जहाँ पर भी डाउट हो या आपको जहाँ समझ में नहीं आया हो कुछ भी, वह मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगी। बच्चों, अंत में मैं यही कहूँगी कि जिस प्रकार कवि के जीवन में वसंत का आगमन हुआ या जिस वसंत के आगमन से कवि का जीवन या कवि के जीवन को नया रूप मिला, उसी प्रकार आपके जीवन में भी वसंत का आगमन होता रहे और इसका अंत कभी ना हो और आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। धन्यवाद।